हर एक पॉइंट जो है स्टार्टिंग से कवर किया जाएगा, और जो सिलेबस है हमारा उसके हिसाब से हम पढ़ाएंगे। और जो सिलेबस में जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे पॉइंट जिनको क्वेश्चन बार बार बनते हैं और बार बार पूछे जा सकते हैं, उन जो पॉइंट्स को प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। ठीक है, जब ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बना के दूंगा। अप्रोक्स ऐसे या 20-22 क्वेश्चन होंगे दोनों पेपर को मिला के, 22 मान लो या 28 मान लो, ऐसे होंगे। तो उन क्वेश्चंस को आपको जब भी आपका एग्जाम हो उस टाइम पे आपने केवल वही वही चीज वहां पे पढ़ के जानी है। ठीक है, तो बहुत लेंदी सिलेबस है। आप सभी जानते हैं कि थर्ड ईयर का जो सिलेबस होता है वो काफी लेंदी होता है, और इससे कई टाइम, है ना, कई गुना इससे जो है फाइनल ईयर का सिलेबस लेंदी है। तो आप प्रिपेयर रहें कि भाई आगे भी हमें ऐसी चीजों को फेस करना है। तो अपना माइंडसेट बनाएं कि अब जब हम बीएमएस में आ गए हैं तो हमें यही पढ़ना है, और जो लेंदी चीजें हैं उनको हमें फेस करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिलेबस लेंदी है, अब तक आपने सुना होगा, लेकिन जब आप पूरी तरीके से आप मुझसे पढ़ लोगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद आपसे मैं जरूर पूछूंगा कि सिलेबस आपको लेंदी लगता है कि नहीं। थर्ड ईयर का ये मेरा कम से कम 6वां या 7वां बैच है। ठीक है, जिन बच्चों को मैंने पूछा उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे अच्छे आए। उन्होंने मुझे बताया भी कि सर पहले तो बहुत डर लगता था कि सर क्या है, कैसे होगा, कैसे ये कर पाएंगे, लेकिन जब से क्लास हमने ज्वाइन करी, है ना, उसके बाद से हमें काफी कंफर्टेबल लगता है, वो काफी इजीली हमें फील होता है और अच्छे से वो कर पाते हैं। ठीक है, चलो ये तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं अपनी, ये आप खुद ही बोलोगे जब आप पूरा एंड तक मुझे पढ़ोगे। ठीक है, तो प्रसूति तंत्र पार्ट है, आप सब जानते हो कि जो पहला पार्ट है उसमें क्या है, कुछ नहीं, इंट्रोडक्टरी है, यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन। जैसे इसमें क्या है बताया गया है कि आर्तव क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, फालतू की चीजें हैं, ये भी आप देख लेना है, इसमें से कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता है। रज्जु विज्ञान है दूसरा पार्ट, जिसमें मेसोसाइकिल, है ना, तो मेसोसाइकिल है, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा गर्भ विज्ञान की बात करें, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो गर्भ विज्ञान है, जैसे उसमें क्या है, गर्भाशय परिभाषा क्या होती है, ठीक है, गर्भवृत्ति सामग्री क्या होती है, गर्भ संभव सामग्री क्या होती है, राइट, और जैसे इसमें क्या है, वो अम्लाइकल कॉर्ड क्या होती है, तो वो सारी चीजें इसमें पूछी जाती है, ये मैं तुम्हें अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था आपका, स्त्री शरीर विज्ञान, दूसरा क्या था, रजो विज्ञान, और तीसरा क्या था, गर्भ विज्ञान। नेक्स्ट हम बात करें तो वो क्या है, गर्भनी विज्ञान। ठीक है, पहले क्या था, गर्भ, ठीक है, पहले क्या था गर्भ, अब क्या है गर्भनी। देखो ये हम किस सिलेबस की बात कर रहे हैं, प्रसूति तंत्र की बात कर रहे हैं। तो कोई बेसिक सा डिफरेंस होता है एक प्रसूति तंत्र में और स्त्री रोग में। ठीक है, तो प्रसूति तंत्र किसे कहते हैं और स्त्री रोग किसे कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक है इसमें, क्या है कि जो प्रसूति तंत्र मतलब इसमें हम किस बारे में पढ़ाई करते हैं, जब फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट हो जाती है, राइट, जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बारे में, प्रेगनेंसी, जैसे 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में क्या क्या चीजें होती है, कैसे क्या होता है, ठीक है, डिलीवरी कैसे होती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उन सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो प्रसूति तंत्र के अंदर आता है। ठीक, दूसरा क्या है, स्त्री रोग। स्त्री रोग से मतलब यहाँ पे फीमेल नॉर्मल, है ना, विदाउट प्रेग्नेंट, है वो प्रेग्नेंट नहीं है, जैसे फीमेल्स को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक जैसे डिसएबिनोरिया हो गया, लिकोरिया हो गया, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं स्त्री को, फीमेल्स को, उसके लिए जो पढ़ते हैं वो हम स्त्री रोग में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है, प्रसूति तंत्र का सिलेबस देख रहे हैं, राइट। तो जब प्रसूति तंत्र का सिलेबस देखेंगे तो उसमें क्या है, गर्भ आएगा, गर्भिणी आएगी, गर्भ का मतलब जो फीटस होता है, गर्भिणी मतलब जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है। तो सिलेबस में भी वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो अब क्या है, गर्भिणी विज्ञान हो गया। ठीक, तो हम क्या देख रहे थे, गर्भिणी विज्ञान, इसमें क्या लक्षण ऑफ सद्यो गर्भा ग्रहित गर्भा लक्षण आते हैं, है ना, डायग्नोसिस इन प्रेगनेंसी से कोरिलेट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्यक्ता गर्भा के लक्षण और पुंसवन संस्कार, जिसका नाम आपने सुना होगा, वो सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, और गर्भिणी को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और उसके अलावा, सॉरी, गर्भिणी व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब होता है परिचर्या। ठीक है, कि जो प्रेग्नेंट फीमेल हो जाएगी जब प्रेग्नेंट, तो उसका परिचर्या का मतलब होता है देख रेख करना, उसकी केयर करना। तो हम उसकी कैसे देखभाल करेंगे, क्या उसे खाना चाहिए, क्या उसे नहीं खाना चाहिए, इस तरह की चीजें जिसमें देखी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, परिचर्या
कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, गर्भ व्यापक। ठीक है, गर्भ व्यापक का मतलब क्या है, जो फीटस है उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। एबॉर्शन इसमें देखना होता है, और आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो ये क्या है, ये गर्भनी विज्ञान के बारे में हमने पढ़ा, देखा सिलेबस में। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, वो क्या है, एक सेकेंड। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि गर्भनी विज्ञान, हाँ ये हम देखा। हाँ, अब क्या है, गर्भनी व्यापक, क्या क्या जो फीमेल है उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो ये पार्ट ए था, इसमें से आप सभी जानते हैं कि जो 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। पार्ट बी की बात करें तो इसमें प्रसव के बारे में पढ़ते हैं, यानी हम क्या है, बच्चे को पहले हमने कंसीव कराया, प्रेग्नेंट हुई फीमेल, सॉरी, प्रेग्नेंट जो फीमेल है उसको प्रेग्नेंट कराया, कंसीव हुई वो। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी थी उसमें उसकी कैसे केयर रखनी है, कैसे कैसे क्या करना चाहिए, वो हमने देखा। तो धीरे 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 प्रेगनेंसी क्या है, अपने टर्मिनेशन की ओर है। टर्मिनेशन से मतलब क्या समझते हो, अपने, यानी उस फीमेल की डिलीवरी होने वाली है। तो अब नेक्स्ट सिलेबस का पॉइंट भी कुछ उसी तरीके से है कि अब यहाँ पे क्या आ गया, प्रसव विज्ञान। तो वही लेबर के बारे में जिसमें पढ़ते हैं वो सारी चीजें इसमें आती हैं कि कैसे उसका प्रसव कराना है। अब ड्यूरिंग द प्रसव यानी ड्यूरिंग द डिलीवरी कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, राइट। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसके बारे में जो पढ़ाया जाए वो क्या होता है, प्रसव व्यापक। ठीक है, तो इसमें पीपीएच होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज, है ना, क्या क्या चीजें हो सकती है ना, जो बच्चा है उसको क्या इंजरी हो सकती है या वॉट एवर जो है हम पढ़ेंगे। ठीक, उसके अलावा सूतिका विज्ञान। सूतिका मतलब जब जो फीमेल है, हम बताएंगे सूतिका किसे कहते हैं। अब डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद से जब अपना निकलता है उस समय तक का जो पीरियड होता है वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में से। तो सूतिका, सूतिका विज्ञान, तो सूतिका उसे कहते हैं। तो इसमें सूतिका को क्या क्या हमें उसका ख्याल रखना है, कैसे उसकी केयर करनी है, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, आपका सूतिका विज्ञान। तो ये हमने किसके बारे में सिलेबस में पढ़ा, जो है स्त्री रोग, राइट, सॉरी, प्रसूति तंत्र के बारे में। ठीक है, तो स्त्री रोग ऐसे ही इसमें पार्ट ए पार्ट बी, जो स्त्री रोग है इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी होता है। तो स्त्री रोग में क्या है, पहले पार्ट में आप देख सकते हैं तो वहां पे आर्तव व्यापक, यानी जो फीमेल है उसका जो मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, यानी जो ब्लीडिंग जो उसे होती है, जो ब्लड उसे प्रतिमास स्रावित होने वाला जो रक्त है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसकी योनि व्यापक आपने सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, योनि व्यापक के बारे में हमने पढ़ना होता है। बंधित्व यानी मेजर क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। इनफर्टिलिटी के बारे में हमें पढ़ना होता है, छोटे छोटे 5-5 नंबर की टिप्पणियां हैं वो हमें पढ़नी है। इस तरीके से इसका पार्ट ए खत्म हो जाता है। पार्ट बी की बात करें तो इसमें जैसे कुछ इसमें प्रोसीजर बताए गए हैं। ठीक है, जैसे आयुर्वेद में हम बात करें, बस्ती है, पिचू है, इन सब की बात करें। और यहाँ पे दूसरा मॉडर्न की बात करें, जैसे एफिजियोटॉमी हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ टेस्ट हैं, पेपिस्मियर टेस्ट है। ठीक है, तो ये इसमें बहुत सारा दे रखा है, लेकिन एग्जाम में क्या है, इसमें से 6-7 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि कौन सा पेपर में आता है। तो इस तरीके से हमने क्या है, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया लेने की जल्दी जल्दी हमने कोशिश की। आप सबको पता होगा। ठीक है, कोई भी चीज आप पढ़ने से पहले आप, बेटर है कि आप जो है सिलेबस को पहले देख लें। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को डाउट? तो आप लोग बताओ, अब स्त्री रोग से स्टार्ट करें या प्रसूति से? आवाज आ रही है, अलीशा?
आवाज आ रही है किसी को? बोल क्यों नहीं रहा कोई? आ रही है वो। आवाज आ रही है, बता दो। यस बॉस आ रही है। क्या? आ रही है। देखो, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हमने जो सिलेबस में देखा था गर्भ व्यापत के बारे में, राइट? तो गर्भ व्यापत, गर्भ का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है भाई? फीटस होता है, ठीक है? यानी जो बेबी है मदर के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? गर्भ कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें दे रखा है व्यापत। व्यापत का मतलब होता है क्या? कॉम्प्लिकेशन, राइट? क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन। तो यानी जो फीटस है, जो मदर के अंदर जो फीटस है, उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं आप सिलेबस में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। उसमें एक पॉइंट और भी लिखा है, क्या लिखा है? गर्भस्राव और गर्भपात, ठीक है? तो ये हमने सबसे पहले उठाया, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक? देखो, हमेशा याद रखना वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जिनका मॉडर्न कोरिलेशन बनता है, ठीक है? तो मॉडर्न कोरिलेशन यहाँ पे है, वो किससे है वो अभी हम देखते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं तुम्हें पहले बता दूं थोड़ा सा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि गर्भस्राव और गर्भपात में अंतर बताते हुए, ठीक है? डिफरेंस, ठीक है? गर्भस्राव और गर्भपात में क्या पूछता है? अंतर पूछता है कि भाई गर्भस्राव में और गर्भपात में क्या अंतर है, बताते हुए इनके निदान, लक्षण आदि चिकित्सा को लिखते हुए आधुनिक मतानुसार गर्भपात का वर्णन करें, ठीक है? तो आधुनिक मतानुसार आगे हम देखेंगे। तो एबॉर्शन अलग से क्वेश्चन भी आता है, गर्भपात को हम एबॉर्शन से कोरिलेट करते हैं। तो एबॉर्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उन बहुत सारे टाइप्स में से भी एक 5-5 नंबर की टिप्पणी आ जाती है। जैसे लास्ट टाइम कई पेपर में आया था मिस्ड एबॉर्शन के बारे में, कई में आया था थ्री टेंट एबॉर्शन के बारे में। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर की टिप्पणी भी अलग से बन सकती है। तो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स क्या कि ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही है, उसके अलावा यहाँ से अगर लॉन्ग नहीं भी आता है तो एक शॉर्ट क्वेश्चन बनने की 110% प्रायोरिटी रहती है, राइट? तो पहला पॉइंट देखेंगे हम क्या है? गर्भस्राव और गर्भपात, ठीक? चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है गर्भस्राव और दूसरा पॉइंट लिखा है गर्भपात। तो गर्भ का मतलब आप सभी जानते हो, फीटस, राइट? स्राव का मतलब होता है किसी का सिक्रीशन होता। गर्भपात, गर्भ का मतलब आप समझते हो, पात का मतलब होता है किसी चीज का बाहर निकल जाना, ठीक है? तो गर्भस्राव को मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं मिसकैरेज से, और गर्भपात को किससे कोरिलेट करते हैं? एबॉर्शन से, ठीक है? अब इनमें एक बेसिक सा डिफरेंस है जो कि पीजी के एंट्रेंस एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आपने ये याद रखना है। देखो वो डिफरेंस क्या है वो अब देखते हैं। वो ये है कि गर्भस्राव क्या है? गर्भ धारण के दिन से, मींस गर्भ धारण के दिन से मतलब क्या है? जिस दिन से फीमेल ने कंसीव किया है, ठीक है? कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट हुई है, उस दिन से लेके चतुर्थ मास तक, यानी चौथे महीने तक अगर गर्भ में विच्युति हो जाना, विच्युति का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मलिटी आ जाना या उसका बाहर निकल जाना, है ना, ब्लड के रूप में या कैसे भी। विच्युति का मतलब आप एबनॉर्मलिटी से समझो, ठीक है? तो गर्भ धारण के दिन से, यानी जिस दिन से फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, उस दिन से फोर्थ मंथ तक अगर गर्भ में कोई भी एबनॉर्मलिटी हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? गर्भस्राव कहते हैं। और गर्भपात किसे कहेंगे? फिफ्थ या सिक्स्थ मंथ में, ठीक है? गर्भ में अगर विच्युति हो रही है तो अब हम उसे क्या बोलते हैं? गर्भपात कहते हैं। तो गर्भस्राव और पात में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि जिस दिन से फीमेल कंसीव की है, ठीक है, जिस दिन से प्रेग्नेंट हुई है, उससे फोर्थ मंथ तक अगर गर्भ में विच्युति हो रही है तो उसे हम गर्भस्राव कहते हैं। और फोर्थ के बाद क्या आता है? फिफ्थ आता है।
या 5th या 6th मंथ में अगर विच्युति होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गर्भपात कहते हैं। अब एक पीजी में यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है पीजी एंट्रेंस में कि जो गर्भपात है उसके कुछ कारण बताए, स्पेसिफिक कारण बताए हैं, किसने बताए हैं, वो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। वो कारण क्या है, वो कारण ये है कि कृमि की वजह से, यानी किसी ने पूछा कि भाई गर्भपात क्यों हो जाता है, यानी एबॉर्शन क्यों हो जाता है, तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि कृमि, कृमि आप जानते हो, ठीक है, कृमि के हो जाने से, या वात, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वात, वात का मतलब वायु से आप जानते हो, या आघात लगने से। आघात का मतलब क्या होता है, कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन होती है उसकी वजह से अगर वो एबॉर्शन उसका हो जाता है। तो ये तीन कारण क्या होता है, कृमि, वात और आघात। तो एक टाइमिंग बनना है ना, ऐसे कैसे कृमि, वात, आघात, ठीक है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है, चलो। एक सेकंड। दिख रहा है स्क्रीन पे? एक्चुअली क्या है ना, मैं भी इसमें पहली बार ही क्लास ले रहा हूँ, पहले तो जूम पे पढ़ाते थे हम, रिकॉर्डेड लेक्चर की वजह से ही लेना पड़ रहा है। दिख रहा है स्क्रीन पे? ठीक, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो गर्भस्राव है उसे क्या बोलते हैं, कि गर्भ धारण के दिन से 4th मंथ तक, राइट। और गर्भपात क्या है, 5th या 7th मंथ में गर्भ में कोई विच्युति हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं, गर्भपात कहते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने कुछ स्पेसिफिक निदान बताए, वो हमने देखा कि कौन कौन से थे, क्या था, कृमि, वात और आघात। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, निदान की बात करते हैं। तो इसमें निदान में क्या लिखा हुआ है, आहारज और व्याहारज, ठीक है। तो देखो कभी भी आपको अगर सजा के लिखना हो तो निदान में हमेशा क्या लिखना, आहार, आहार में कुछ लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद व्यवहार, व्यवहार में कुछ लिख देना। तो अगर कोई फीमेल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई फीमेल क्या है, क्षार का अधिक सेवन करती है, ठीक है। क्षार का अधिक सेवन करने से मतलब क्या है, क्षार वाली चीजें जो होती हैं वो अगर ज्यादा खाती है उसकी वजह से ये अबॉर्शन या ये हो सकता है। दूसरा क्या है, तीक्ष्ण, उष्ण, कटु, तिक्त, रुचि द्रव्यों का अगर वो सेवन करती है
अब कोई फीमेल है वो क्या है, तिक्त, उष्ण, कटु, तिक्त, इस तरीके के जो द्रव्य हैं उनका अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सेवन करती है तो भी एबॉर्शन या मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। व्यवहार की बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे और लिखा हुआ है वो क्या है, वो ये है कि व्यायाम, ठीक है। अगर कोई फीमेल है भाई वो प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट तो है ही है, फिर उसके बाद वो एक्सरसाइज और कर रही है ज्यादा, तो उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और मैथुन करती है तो भी क्या है, मिसकैरेज या एबॉर्शन हो सकता है। वेग धारण करने से, ठीक है, अभिघात लगने से, अभिघात का मतलब होता है कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन से, ठीक है, वो अभिघात कैसे भी लग सकता है। जैसे आप इसमें अपने दिमाग से भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हो क्या, जैसे अभिघात का मतलब क्या है, मान लो वो सीढ़ियों पर चढ़ रही है, ठीक है, कहीं जैसे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ जा रही है, या कुछ वहां पे वो गिर जाए, या उसकी उसकी वजह से, या फिर वो चलते चलते फिसल जाए, बहुत सारी चीजें हैं, किसी भी वजह से अगर ट्रॉमा हो रहा है उसकी वजह से भी मिसकैरेज या एबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। झूला झूलने से, यहाँ पे लिखा है रथ सवारी करने से, रथ सवारी का मतलब उस टाइम पे क्या है भाई, बैलगाड़ी वगैरह चलती थी, ठीक है, आज के समय पे तो गाड़ी वगैरह है, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं रथ सवारी का क्या मतलब है। उसके अलावा यहाँ पर कई सारी चीजें लिखी हैं, वो आप देख लेना। मानसिक, मानसिक कारण भी बताए गए हैं। जैसे मानसिक का मतलब क्या है, अगर कोई फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट तो है ही है, फिर उसके बाद उसे गुस्सा और आती है, ठीक है, होती नहीं कुछ गुस्सैल टाइप, किसी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, ठीक है, क्रोध लिखा है ना यहाँ पे, और भय, डर लगा रहता है, ईर्ष्या करती है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो अगर आपकी कोई फीमेल की प्रेग्नेंट फीमेल जो है प्रेग्नेंट है और आपके क्लिनिक पे आती है, तो आपने बताना है कि आपने गुस्सा वुस्सा नहीं करना है, तो ये सारी जो निदान है वो आपको वहां पे उन्हें बता देने हैं, ठीक है। लक्षण क्या होगा भाई, लक्षण तो वही होगा, क्या होगा लक्षण में, यानी जो गर्भाशय है, ठीक है, क्या है, जो गर्भाशय है यानी जो उसका जो पेल्विक रीजन है वहां पे, और कटी 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 पेल्विक रीजन और गर्भाशय यानी यूटेरस जो है, वंशज, वंशज का मतलब क्या होता है, कोई जानता है, बताएगा। एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, वंशज, किसी को पता है। अनु, समीक्षा, पता है आपको। देखो, वंक्षण का मतलब होता है इंग्वाइनल रीजन, ठीक है, इंग्वाइनल रीजन को क्या बोलते हैं, वंक्षण कहते हैं, राइट, तो याद रखना। उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, पार्श्व में योनि मुख में क्या है, स्थूल होगा, और रक्त या पुष्प का दर्शन होगा। अब सभी जानते हैं यार, रक्त या पुष्प का दर्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि वहां पे क्या है, एबॉर्शन या मिसकैरेज हो रहा है, तो ब्लीडिंग तो होगी। उसके अलावा अनाह हो गया, मूत्र संघ, मूत्र संघ का मतलब होता है यूरिन का रिटेंशन हो जाना, और रक्तस्राव, यहाँ पे वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। बेसिक जो डिफरेंस है जो मैंने बताया है वो आपने वहां पे याद रखना है। उसके अलावा चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में यहाँ पे क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो आप देखो, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या है, एक सेकंड, ट्रीटमेंट में लिखा हुआ है सत और सह शस्त्र धौत घृत से वो नाभि के नीचे लगा है। अब भाई आपको ऐसा घी देखना है जो कैसे, सत और सहस्त्र दौत, यानी सत का मतलब होता है 100, और सहस्त्र का मतलब होता है यानी 1000, 100 या 1000 बार धोया हुआ घृत जो होता है, उसको हम नाभि से नीचे यानी अम्लाइकल जो रीजन होता है उससे नीचे हमें लगाना चाहिए। उसके अलावा मुलेठी से सिद्ध, यानी जो मुलेठी जो होती है, मुलेठी क्या होता है, उसमें हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो मुलेठी से सिद्ध ठंडे पकाए हुए घी को, यानी पकाए हुए से मतलब आप समझा करो फ्राई कर रहे हो, ठीक है, तो मुलेठी को अच्छे से आपने घी में फ्राई किया, और उसमें कॉटन डाल के, पिचू धारण, जो हम पढ़ाएंगे आगे, पिचू का मतलब क्या होता है, कॉटन लेंगे, और उस कॉटन में जो आपने क्या किया है, उसमें मुलेठी को घी में डाल के जो फ्राई किया है उसमें डिप करके योनि में रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा गूलर हो गया, आम हो गया, इनकी छाल लेनी है ना, छाल का क्या बनाना है, क्वाथ बनाना है, और उसे सिंचन करना है, सावरिंग करनी है, कहाँ पे, योनि रीजन पे, ठीक। और उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, प्याज के स्वरत से शरत घृत, यानी प्याज है ना, उसे घी में फ्राई कर लेना है उसके स्वरस को, और मधु के साथ उसे दे देना है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने अभ्यंग किया, ठीक है, अभ्यंग किससे किया वो आप देख लेना मोटा मोटा। अगर ये भी ना याद रखें तो आप क्या लिखोगे उसमें, कि इसकी चिकित्सा में क्या करते हैं, हम अभ्यंग करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, हम पिचु धारण करते हैं, मैंने बताया था ना दूसरा पॉइंट,
पिचू धारण करते हैं, और तीसरा क्या लिखा था, परिषेक। ठीक है, अगर आपको ये अंदर वाली चीजें नहीं याद रहती कि भाई मुलेठी का ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो आप क्या याद रख सकते हो, इसकी चिकित्सा में हम क्या कर सकते हैं, अभ्यंग कर सकते हैं, पिचू कर सकते हैं, और परिषेक। तो आप ऐसे याद रखना, आप, ए डबल पी। ठीक है, तो चिकित्सा किसने करनी है, आपने करनी है। तो ए से क्या हो गया, अभ्यंग हो गया, पी से पिचू हो गया, और पी से क्या हो गया, परिषेक हो गया। तो इस तरीके से आप जो है इसको याद रखोगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें एक अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, वो ये लिखा है खरगोश, खरगोश यानी रैबिट। दूसरा क्या लिखा हुआ है, हिरण। हिरण जो होता है उसका ताजा रक्त मधु के साथ देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने लक्षण में क्या देखा था, रक्तस्राव हो रहा था। रक्तस्राव का मतलब क्या है, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो क्या है, ब्लीडिंग होगी तो पेशेंट क्या है, शॉक में चला जाएगा, यानी उसके जो हाइपोटेंशन हो जाएगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन धीरे धीरे डाउन होने लगेगा, शॉक में वो चला जाता है। तो उस जो ब्लड का लॉस हुआ है, उस ब्लड लॉस को मेंटेन करने के लिए आज के टाइम पे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कोई सुविधा नहीं थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो वो क्या कहते थे, जैसे आपने कहावत सुनी है ना, क्या है, लोहा लोहे को काटता है। तो कुछ उस तरीके से ही उन्होंने सोचा कि अगर खून बाहर निकल गया है, शरीर से ब्लड बाहर निकल गया है, तो हम ब्लड पिलाने को दे सकते हैं। ठीक है, तो वही उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है कि हिरण का या खरगोश का फ्रेश जो ब्लड लेंगे, और जो है मधु के साथ हम उसे पीने को दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को डाउट तो पूछ सकता है। नहीं है डाउट किसी को? चलो ठीक है फिर, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी लोगों का क्या है, वो ज्वाइन नहीं हो पाया है। ठीक है, लाइव में कनेक्ट रहेंगे तो अच्छा रहेगा। उनको सिखाना भी पड़ सकता है कि कैसे कैसे ज्वाइन करना है, क्या है। ठीक है, चलो हम भी थोड़ा सा सीख लेंगे कि इसको चलाते कैसे हैं। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं।